नमस्कार दोस्तों। आज हाजिर हैं हम बंगाल इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ को लेकर आए हैं आपके सामने। आज हम बात करेंगे कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि क्यों बीजेपी का जीतना या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है उसका जीतना बंगाल में बहुत ही ज़रूरी है। ना सिर्फ लोकल कोलकाता या फिर बंगाल के लोगों के लिए, बल्कि एक वाइडर पर्सपेक्टिव को टच करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे हुँ, कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली वेस्ट बंगाल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है या फिर उन सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार के थ्रू जो नीतियाँ ट्रांसफॉर्म होती है, जो आज तक ममता बनर्जी ने नीतियाँ तो आई लेकिन उनको लागू करने नहीं दिया। और हुँ, जैसे कि गुजरात पोर्ट या फिर गुजरात का डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह गुजरात के डेवलपमेंट के साथ, पोर्ट के डेवलपमेंट के साथ हमारा मिडल ईस्ट के थ्रू बहुत ही अच्छा कनेक्शन हो गया है। लेकिन हुँ, जो कोलकाता की डेवलपमेंट रुकी हुई है टीएमसी की सरकार की वजह से या फिर ममता के अड़ियल रवैये की वजह से, तो उसके उससे ना सिर्फ कोलकाता की डेवलपमेंट बट एज इन होल इंडिया की डेवलपमेंट भी रुकी हुई है। तो उसके बारे में बात हुँ। करेंगे अनुज कि क्या एक पर्सपेक्टिव है कि एनडीए का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है उसका जीतना वेस्ट बंगाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया की तरक्की के लिए। हाँ, बिल्कुल, अगर हम स्टार्ट करें बहुत ही कब ममता बनर्जी का उदय हुआ था एक तरह से वेस्ट बंगाल में, तो ममता बनर्जी जिस बड़े मूवमेंट से निकल कर आई थी, वो था नंदीग्राम में जब उन्होंने अपोज़ किया था कि टाटा की जो नैनो का एक तरह से फैक्ट्री लगने वाली थी, प्लांट लगने वाला था, उन्होंने उसको इस बात पर अपोज़ किया कि उस वहाँ पर किसानों की ज़मीनें बहुत सस्ते में ली गईं और फिर उनको टाटा को बहुत महँगे में बेची गईं, इसमें किसानों का नुकसान हुआ है और उन्होंने एक बहुत बड़ा सोशल इश्यू बनाया और उसी के बल पर वो एक तरह से जीत गईं। लेकिन एक आयरनी या एक हास्यास्पद बात ये है कि उसके बाद से जब से केंद्र में जब से राज्य सरकार में ममता बनर्जी आई हैं, तब से वो हमेशा ट्राई कर रही हैं उसी जगह पर एक दूसरी फैक्ट्रीज और वो सब लाने के लिए। उन्होंने ना सिर्फ अपने वेस्ट बंगाल में बल्कि सिंगापुर और मलेशिया तक में जाकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फेयर लगाने की कोशिश की है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो वैसा करने में सफल नहीं रही हैं क्योंकि ये जो बड़ा काम है जिसमें आप एफडीआई या एफआईआई लाते हैं, ये केंद्र सरकार की नीतियों के थ्रू होता है और राज्य सरकार में उतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो एक तरह से ये सारे सुविधाएँ मुहैया करा सकें। केंद्र सरकार की नीतियाँ अपने बल पर एक इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं। तो उसी चीज़ का एक काम एक तरह से नरेंद्र मोदी जी ने और एनडीए की सरकार ने डिफाइन किया है, एक तरीके से उसका प्रपोज़ल बनाया है। तो अगर हम अपने देखें ईस्ट के जो हमारे पोर्ट हैं और अपनी पुरानी हिस्ट्री को जो चोला डायनेस्टी जिसको अगर हम वहाँ तक जाकर अपनी हिस्ट्री को टटोलें, तो हमें पता लगेगा कि जो हमारे यहाँ के जो ईस्ट के जो हमारे पियर्स थे और जो बंदरगाह थे, उन्होंने अपने व्यापार के बल पर ना सिर्फ ईस्टर्न दूसरी कंट्रीज़ में जैसे कि थाईलैंड बोल सकते हैं, मलेशिया बोल सकते हैं, जो अभी सिंगापुर है वो बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें ना उन्होंने बढ़-चढ़ कर व्यापार किया, बल्कि ऑल्सो उन्होंने वहाँ पर अपना राज्य भी चलाया। तभी हम देखते हैं जैसे कंबोडिया जैसे देश हैं, वहाँ पर अभी भी बड़े-बड़े भव्य मंदिर हैं। इनफैक्ट दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है, अंकोर वाट, वो कंबोडिया में बना हुआ है, भारत में नहीं है। तो अगर हम उसके हिस्ट्री में जाएँगे कि वो कैसे बने, तो वो यही है कि हमारे जो ईस्टर्न बंदरगाह हैं, वहाँ से चोला डायनेस्टी के लोग निकले, उन्होंने व्यापार किया, फिर वो अपने प्रभुत्व के दम पर उन्होंने वहाँ पर एक तरह से अपने राज्य स्थापित किए, मंदिर बनाए, हिंदुत्व का और हिंदुइज़्म का उन्होंने प्रचार-प्रसार किया। तो इसी तरह की जो एक पुरानी हिस्ट्री है, उससे प्रेरित होकर जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने एक बहुत बड़ी नीति बनाई है, जिसमें कि वो इन पोर्ट्स को फिर से डेवलप करना चाहते हैं। और हम देखें हमारे ईस्टर्न साइड में अगर सिंगापुर का एग्ज़ाम्पल लें, सिंगापुर अब से 30 साल पहले आज़ाद हुआ था और अभी सिंगापुर एक अ, हमारे पूरे एशिया के एक बहुत बड़ी सिटी। वैसे तो सिंगापुर इतना बड़ा है, सिटी जैसा ही है भारत के लिए तो। लेकिन वो देश एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे लोग जाकर काम करना चाहते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड और डेमोक्रेसी के हिसाब से बहुत अच्छी एक तरह से कंट्री है वो।
और उन्होंने ये सारा जो प्रोग्रेस की है वो सिर्फ अपने बंदरगाह के बल पर की है। जो 70-80% जो ट्रेड जो इंडियन ओशन से निकलता है, वहां पर ये सिंगापुर एक स्ट्रेटजिकली ऐसी जगह पर बना हुआ है और उन्होंने अपने पोर्ट्स ऐसे डेवलप किए हैं कि शिप्स वहां जाकर रुकते हैं और शिपयार्ड में जो उन्हें शिप्स का जो रेंट मिलता है और जो सारी चीजें वो फायदा उठाते हैं अपने स्ट्रेटजिक पोजीशन का, उसके हिसाब से उनका डेवलपमेंट हुआ है। और भारत जो है खुद एक स्ट्रेटजिक जगह पर है जहां पर भारत के जो तट हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न, वो तट ना सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज को एशिया से जोड़ते हैं, बल्कि एशिया साउथ ईस्ट एशिया को भी जोड़ते हैं और वहीं से आगे चलकर वो यूरोपियन कंट्रीज को भी जोड़ते हैं। तो जो भारत की जो पोजीशन है वो एक बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है, लेकिन भारत के जो पोर्ट हैं उन पर कभी आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक तरह से श्रीलंका जो हमारे सबसे नजदीक है जो समुद्री रास्ते से, वो तक भी ठीक से जुड़ा हुआ नहीं है। एक तरह से डेवलप्ड पोर्ट्स नहीं है भारत की साइड में। तो अगर इस तरह के पोर्ट बनाते हैं मोदी सरकार, और चाहे वो बंगाल हो या फिर वो श्रीलंका के तट के पास अपने पोर्ट को डेवलप करते हैं, तो ना सिर्फ यहाँ पर सिंगापुर की तरह हमारे यहाँ भी आकर देश विदेश के जो शिप्स रुकेंगे और एक तरह से फाइनेंशियल फायदा होगा, बल्कि जो एक प्रॉब्लम पिछले दिनों कई सालों से चीन ने क्रिएट की है, वैसे तो कई दशकों से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से ये बाहर निकल कर सामने आ रही है कि वो जो छोटी मोटी कंट्रीज हैं उनको परेशान करते हैं। और भारत के जो बंगाल की खाड़ी है, वहां पर भी उनके कई बार चीन के शिप्स जो हैं वो टोही एक तरह से उनकी सबमरीन पनडुब्बी जिनको बोलते हैं, वो भी आते हैं, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इन पोर्ट्स को डेवलप होने देंगे, जो कि केंद्र सरकार का ऑलरेडी एक प्रपोजल है और वो वैसा करना चाहते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली भारत को बहुत फायदा होगा, फाइनेंशियली भी फायदा होगा। और जो पुरानी चोला डायनेस्टी के टाइम पर जो भारत का एक प्रभुत्व स्थापित हुआ था साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में, उसको दोबारा से लाया जा सकता है। तो इस में किसी तरह का कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जरूरी है कि जो हमारे ईस्टर्न साइड में जो स्टेट्स हैं उनमें भी भाजपा की सरकार हो, ताकि जैसे कि बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार। लेकिन स्ट्रेटेजिकली देखें, अगर राज्य सरकार कोई ऐसी ना हो जो कि केंद्र सरकार के अगेंस्ट हो, अगर सारी भाजपा या एनडीए की सरकारें वहां पर बनी हो, तो एक तरह से बहुत बड़ा फायदा होगा वहां पर वो पोर्ट्स वगैरह को बनाने में। और जो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो एक प्लान बनाया है भारत की केंद्र सरकार ने, वो अच्छे से लागू हो पाएगा। तो हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि एक तरह से जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर भाजपा पूरी जोर लगाएगी और वो बिल्कुल अपनी सरकार वहाँ पर बनाएगी। 1.5 महीने में रिजल्ट निकलने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। राइट, आई थिंक आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स को टच किया है कि स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से बट आल्सो जो चाइना की जो ज़्यादती हो रही है साउथ चाइना सी या फिर इंडियन ओशियन में, उसको भी लगाम लगाने के लिए इंडिया की सरकार बहुत ज़रूरी है। और आई बिलीव जो पोर्ट्स वाली बात आपने डिस्कस की है वो इससे भी रिलेटेड है, क्योंकि जो अब की बार जो बजट इंडिया ने पेश किया है उसमें पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। और खुद नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि अ, हमें अपने पोर्ट्स को स्ट्रेंथन करना होगा, जिसके थ्रू हमारी जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही कनेक्टेड वे में काम कर सके, और हम ना सिर्फ वेस्ट बल्कि ईस्ट में भी अपनी कंट्रीज का जो प्रोडक्शन हब बनने वाला है इंडिया, उसका जो माल है कच्चा माल वहाँ से इंपोर्ट कर सके, और जो तैयार हो चुका है वैसा माल वो हम इजीली ट्रांसफ़र कर सके साउथ एशियन कंट्रीज़ को। सो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बंगाल के चुनाव इस बार ना सिर्फ बंगाली लोगों के लिए बल्कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड वी बिलीव कि जो रिजल्ट आएगा वो फेवरेबल होगा इंडिया की कंडीशंस को लेकर देखते हुए आज की डेट में। तो इस हम्म। एनालिसिस के लिए यही था अनुज। हम अगली एनालिसिस में आएंगे अपने डिटेल्स के साथ, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी।
All right. Thank you. Bye bye.